हेलो गाइज, एस के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुनः देखेंगे भारतीय संविधान का लेक्चर 6 में। आज देखेंगे हम लोग नीति निर्देशक तत्व। तो भारत में नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक का वर्णन 36 से 51 अनुच्छेद और भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान का ही हिस्सा था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व विशेष रूप से राज्यों के लिए ही होता है। नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि इन्हें न्यायालय के कानून से जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। इन्हें न्यायालय के कानून से बाहर रखा गया है। किसे? नीति निर्देशक तत्व को। नीति निर्देशक तत्व पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था। इसके अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत का गठन करना, जो कि अनुच्छेद 40 के तहत आता है। नंबर 2, ग्रामीण उद्योगों, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। सहकारी समितियों का गठन करना, अनुच्छेद 43 का बी के अंतर्गत आता है। SC ST एवं कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। 5वां देखेंगे नुकसानदायक नशीली दवाओं और शराब पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशु के बलि पर रोक, अनुच्छेद 48 के तहत आता है। देखेंगे हम लोग नीति निर्देशक की विशेषताएं। नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 37 के तहत न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद कितना कितना का आता है? अनुच्छेद 37 के अंतर्गत आता है। KT शाह जी ने कहे थे, नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए गए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकार हनन हो सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व नहीं। यह कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। संपत्ति का अधिकार पहले आता था 19 का F और अनुच्छेद 31 में था। अब यह एक कानूनी अधिकार हो गया, पहले मौलिक अधिकार था। तो अनुच्छेद 31 का C कहता है यह मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन से संबंधित प्रावधानों का चर्चा करता है। अनुच्छेद 31 का C मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन कितने में है? अनुच्छेद 31 का C में है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध यह स्थगित करने की शक्ति किसको है? संसद को है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध या उन्हें स्थगित करने की शक्ति संसद के पास है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का जिक्र है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 का F और 31 के अंतर्गत आता था, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, अभी वर्तमान में कानूनी अधिकार है। वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। इसे मौलिक अधिकार से हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 42वां संविधान संशोधन में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण हुआ था कि नीति निर्देशक तत्व से छोटा हो गया। कौन सा? नीति निर्देशक तत्व छोटा हो गया मौलिक अधिकार से। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से छोटा हो गया था। देखेंगे हम लोग मुख्य नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितना के तहत है? 36 से 51। तो 36 क्या कहता है? राज्य की भाषा। और 37 इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। वास्तव में देखा जाए तो नीति निर्देशक तत्व 38 से 51 तक का वर्णन है।
तो 38 में क्या है? 38 में है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। 39 का एक कहता है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 नंबर कहता है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना। महात्मा गांधी जी भी कहे थे। कुछ मामले में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। कर्मचारियों को निर्वाह, वेतन आदि वगैरह का वर्णन है अनुच्छेद 43 में। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। 43 का भी कहता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करना। अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए समान संहिता का वर्णन है। यूसीसी का वर्णन अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आता है? 44। बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों का बढ़ावा देना अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन का संगठन है। 48 का एक कहता है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 48 का ए। अनुच्छेद 49 कहता है स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। धन्यवाद। इस तरह का अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, जितना पढ़ते हैं उसे रोज रिवीजन जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।